हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका खान ग्लोबल स्टडीज़ के ऑफिशियल ऐप पर। मैं आपका जीएस मेंटर ज्ञान प्रकाश झा आपके सामने हाजिर हूँ इंडियन पॉलिटी की इंट्रोडक्शन क्लास लेकर। और आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन। तो एक बार सभी लोग जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो निशा, आकाश, अंकित, सौरभ, प्रवीण, सैफ अली जी, फंटूस, पिंटू, विष्णु, बाकी बच्चे भी एक बार जुड़ जाएंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। हेलो अरुण, तारा, रेयान। चलिए, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या होता है, एंड पॉलिटी क्या होता है, और इसमें क्या क्या चीज़ें हम लोगों को पढ़नी है, मतलब कैसे सवाल बनते हैं, और हमारा जो पढ़ने का तरीका रहेगा वो क्या क्या रहेगा, और हम लोग किन किन एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले हैं, है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग जुड़ चुके हैं, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन ऑफ टुडे। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज पॉलिटी। इसमें क्या एक्चुअली में डिफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। पहले बेसिक डेफिनेशन, बेसिक डिफरेंस आपको समझना है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। संविधान एवं राज्य व्यवस्था, संविधान एवं राज्य व्यवस्था। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग एक कॉपी ले लेंगे इसके लिए, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ इंडियन पॉलिटी का आपको नोट्स बनाना है। और इसके लिए आपके पास कम से कम मिनिमम 250 पेज का एक कॉपी होना चाहिए, यानी कि 250 पेज की एक कॉपी होनी चाहिए, है ना। इट इज़ बेटर कि आप 300 पेज की ले लें, ठीक है, क्योंकि अराउंड इतने पेजेस में आपका इंडियन पॉलिटी पूरा कवर होगा, ठीक। दूसरी बात, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, जो जो मैं बोर्ड पर लिखूंगा, जैसे जैसे मैं लिखूंगा, सेम आपको वैसे ही क्या करना है, नोट्स बनाते रहना है ना, ठीक है। और फिर अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे इसके ऊपर भी, लेकिन ये मैंडेटरी है, आप इसके लिए एक अलग से एक कॉपी ले लें, क्योंकि आप एक बार अभी पॉलिटी पढ़ लेंगे तो दोबारा आपको फिर इंडियन पॉलिटी पढ़ने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम को आप टारगेट करेंगे तो। इसलिए एक अलग से कॉपी प्रॉपर रख लेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, है ना। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट इज पॉलिटी, इसके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, कोई भी देश या कोई भी राज्य है, वो कैसे गवर्न किया जाएगा, है ना। आखिर वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनके ऊपर शासन कैसे होगा, तो उसके लिए क्या होता है, नियमों का एक संग्रह होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है ना, जिसके आधार पर किसी देश या किसी राज्य में क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट आप खरीदते हैं, किसी भी वेबसाइट से आपने खरीदा, जैसे मान लीजिए आप किसी भी XYZ वेबसाइट से आप कुछ ऑनलाइन सामान मंगवाते हैं, उसके रिटर्न और एक्सचेंज के लिए क्या होती है, पॉलिसी होती है उसकी, जो कि उस कंपनी और कस्टमर के बीच में क्या करता है, रिलेशन को बनाता है, कि कंपनी और कस्टमर के बीच में जो रिलेशन होता है उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम, कुछ कानून होते हैं। मान लीजिए आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं आया, आप उसे रिटर्न कर सकते हो, आपको प्रोडक्ट समझ में नहीं, आप उसे एक्सचेंज कर सकते हो, उसके लिए रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी और भी डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज हैं। लेकिन सेम उसी तरह जब कोई देश है और उसके अंदर जो रहने वाले नागरिक हैं, तो देश के अंदर जो सरकार है, वो सरकार नागरिकों पर कैसे रूल करेगी, नागरिकों पर कैसे शासन करेगी, नागरिकों के पास क्या क्या अधिकार होंगे, है ना, उसको लेकर के क्या होता है, नियमों का एक संग्रह होता है, सेट ऑफ रूल्स होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना।
तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, तो इसका बेसिक अगर मतलब देखें, इसका मतलब है इट इज सेट ऑफ रूल्स ऑन विच एनी कंट्री और स्टेट इज गवर्न्ड। यानी कि यह नियमों का एक संग्रह है, यह नियमों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश अथवा राज्य में शासन होता है, किसी देश अथवा राज्य में क्या होता है, शासन होता है। मतलब ये नियमों का संग्रह है, सेट ऑफ रूल्स है ना, जिसके आधार पर किसी देश अथवा राज्य पर शासन किया जाएगा। देन आप कहेंगे सर व्हाट इज पॉलिटी। पॉलिटी जो होता है ना, इसी नियमों को, इसी रूल्स को किसी देश या किसी राज्य में क्या करना, लागू करना, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी कंट्री और एनी स्टेट, है ना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि आपने इस रूल्स को पढ़ा, इन नियमों को पढ़ा और इसे क्या किया, इंप्लीमेंट कर दिया। इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन कंट्री और स्टेट, देश अथवा राज्य में संविधान को लागू करना, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है आपका राज्य व्यवस्था। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आ गया। आप फिर से सेल्फ नोट्स बना लीजिए, है ना, इट इज बेटर कि आप अपना फिर से नोट्स आप बना लें। ठीक है, आपको राहुल क्या समझ में नहीं आ रहा है वो आप पूछिए। पीडीएफ आपको क्लास जैसे बंद होगी तो क्लास नोट्स नाम का करके एक जगह होगा, क्लास नोट्स करके एक वो होगा, जैसे जहाँ से क्लास ओपन करते हैं वहीं पर क्लास नोट्स या क्लास पीडीएफ करके लिंक होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पीडीएफ क्लास के बाद डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है ना, जो भी बोर्ड पीडीएफ है। तो मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स, नियमों का एक संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश अथवा राज्य पर क्या किया जाता है, शासन किया जाता है। जबकि पॉलिटी क्या होता है, पॉलिटी इसी कॉन्स्टिट्यूशन को, इसी संविधान को किसी देश अथवा राज्य में लागू करना हो तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। अभी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों पहले इंग्लिश में लिखने में क्या तकलीफ हो रही है रुपेश जी आपको, व्हाटएवर, कुछ भी आप ना बेवजह वाले वो मत किया करिए, है ना, कि पहले हिंदी में लिखे फिर इंग्लिश में। और ये मोड बाइलिंगुअल है ना, क्लास जो है बाइलिंगुअल है। मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, नियमों का एक संग्रह, सेट ऑफ रूल्स है कि आखिर कैसे किसी देश में शासन किया जाएगा, नागरिकों के ऊपर कैसे रूल किया जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं संविधान। और यही संविधान जो है, संविधान को किसी देश में या किसी राज्य में लागू करना जो है ना, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटी या राज्य व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट है तो बताओ, फिर हम लोग चलते हैं इसके आगे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का ओरिजिन कैसे हुआ, इसके ऊपर अब हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चला आगे, चलिए। अब देखिए, एक कॉन्सेप्ट है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। समझिएगा,
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं संविधानवाद। संविधानवाद जो है, क्या है संविधानवाद, है ना। संविधानवाद की जब बात करते हैं तो याद रखिएगा, इट इज अ कॉन्सेप्ट, इट इज एन आइडिया और इट इज अ कॉन्सेप्ट which limit power of government। समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म या संविधानवाद क्या है। संविधानवाद की जब बात करते हैं तो याद रखेंगे यह एक सोच है या यह एक विचार है, यह एक आइडिया है जो सरकार की शक्तियों पर, सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को क्या करता है, सीमित करता है, यानी लिमिट करता है। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है, एक ऐसा आइडिया है जो ये कहता है जो सरकार है ना, जो गवर्नमेंट है, उसके पावर अनलिमिटेड नहीं होने चाहिए। उनके पावर के ऊपर क्या होना चाहिए, लिमिटेशन होना चाहिए। उनके मतलब जो भी क्या कहते हैं शक्तियां हैं उसको असीम ना हो। अगर सरकार के पास मान लीजिए अनलिमिटेड पावर हो जाएगा तो वो कुछ भी कर सकती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या कहता है, संविधानवाद क्या कहता है, ये कहता है कि जो सरकार जो है ना उसके पावर को क्या किया जाना चाहिए, लिमिट रखना चाहिए, है ना। ठीक, और इसको लेकर के क्या होता है, इसको लेकर के बनाया जाता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ठीक है, तो अगला हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा, इसी से आप फिर कॉन्स्टिट्यूशन के ओरिजिन को समझ पाओगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, संवैधानिक नियम या संवैधानिक कानून कहते हैं जिसे हम लोग, संवैधानिक कानून, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है, तो याद रखिएगा, अ लॉ which limits पावर ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि देखिए, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो कि सरकार के शक्तियों को क्या करती है, सीमित करती है। और सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए जो कानून बनाए जाते हैं, जो लॉज बनाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। यानी कि एक ऐसा कानून जो सरकार की शक्तियों को सीमित करे, जो सरकार की शक्तियों को सीमित करे, जो सरकार की शक्तियों को क्या करे, सीमित करे, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहेंगे। तो ये दोनों में, इस दोनों में डिफरेंस समझ में आया, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। अब कहेंगे सर ये क्या बताने की जरूरत है, बिकॉज इस पॉइंट से ये जो दो टाइप लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इससे कई बार आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। नाउ वी विल डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करे, सरकार की शक्तियों को सीमित करे, सरकार के शक्तियों पर क्या करे, नियंत्रण लगाए, है ना। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सरकार की शक्तियों को क्या करता हो, सीमित करता है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन अगर है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी कंट्री में है तो वो उसका पर्पस एक ही है कि सरकार की शक्तियों को वो क्या कर रहा है, सीमित कर रहा है। और इसका ओरिजिन कहां से हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म से एक आइडिया है जो सरकार की शक्तियों को सीमित करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करते हैं तो एक ऐसा नियम जो सरकार की शक्तियों को क्या करे, सीमित करे। कई बार यूपीएससी और डिफरेंट पीसीएस के पेपर में यह सवाल पूछा गया कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट,
अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार क्या है, संवैधानिक सरकार का मतलब कि एक ऐसी सरकार जिसकी शक्तियां क्या हो, सीमित हो, जिसकी शक्तियां क्या हो, लिमिटेड हो। बात समझ में आई? क्लियर है पॉइंट? एक ऐसी सरकार, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की अगर बात करते हैं, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या हो जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट संवैधानिक सरकार, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होगा? संवैधानिक सरकार का मतलब होगा एक ऐसी सरकार, अ गवर्नमेंट विच पावर इज लिमिटेड, अ गवर्नमेंट विच पावर इज लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, यानी एक ऐसी सरकार, एक ऐसी सरकार जिसकी शक्तियां संविधान के द्वारा सीमित हो, जिसकी शक्तियां क्या हो, संविधान के द्वारा सीमित हो, जिसकी शक्तियां क्या हो, संविधान के द्वारा सीमित हो। आपके मन में देखिए, जहां पर भी अगर आया कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म आया, ऐसे वर्ड्स अगर आपके पास दिखें, आप समझिए वो बात करता है किसकी? वो बात करता है लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, सीमित सरकार की बात करता है, दैट्स इट। और यूपीएससी ने रिसेंट के पेपर में 4 से 5 बार ये सवाल पूछा, है ना। अभी कुछ दिन पहले, मतलब जो 2023 का पेपर था, 2023, उसके पेपर में पूछा व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, संवैधानिक सरकार क्या है, संवैधानिक सरकार। और ऑप्शन था, सिंपल ऑप्शन था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज द लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लिमिटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सीमित सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट कहते हैं। ऐसे ही पहले भी कई बार ऐसा सवाल पूछा गया डिफरेंट पीसीएस के पेपर में, इसलिए इसके बीच में आपको फर्क समझ में आना जरूरी था कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, संविधान की अगर बात करें, संविधान का मतलब क्या होगा? एक संविधान का मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या करे? सरकार की शक्तियों को सीमित करे। That's it. यहां तक बात समझ में आई? अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन मे बी रिटन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मे बी अनरिटन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन आपका लिखित भी हो सकता है संविधान, और संविधान आपका अलिखित भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? कोई बता सकता है? डेफिनेटली जहां पर जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। और वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन का रहने के पर्पस, उसका पीछे का उद्देश्य क्या होगा? ताकि वहां की सरकार की शक्तियों को सीमित किया जा सके, सरकार के पावर को लिमिट किया जा सके। बात समझ में आ रही है? क्लियर है पॉइंट यहां तक? अब हम लोग बात करेंगे रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो मेरा आप लोगों से सवाल भी है कि आप लोग ये बताइए कि रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, आप क्या समझते हैं इससे, लिखित और अलिखित संविधान से? आप लोग बताओ। अभी हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी हम लोग इसका पहले देखेंगे संविधान क्या है, फिर हम लोग इसके टॉपिक पर आएंगे कि क्या क्या टॉपिक हम लोगों को डिस्कस करना है ना। अभी आज और हो सकता है कल भी हम लोग थोड़ा बहुत टॉपिक को डिस्कस करें, इंट्रोडक्शन ही हो, फिर कल से हम लोग जो है मेन मुद्दों को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बताइए आपको क्या मतलब, आप क्या समझते हो रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन से? हाँ जी, देखते हैं कैसे कैसे पता है। और अगर देखिए आपको अभी पॉलिटी में अगर कुछ भी पता नहीं है, आप अगर जीरो हैं पॉलिटी में, डजंट मैटर, कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। आप जब हम लोग इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे, आप कोई भी एग्जाम का सवाल उठाएंगे पॉलिटी का, वो आपके नोट से बाहर नहीं रहने वाले, ठीक है, नोट से बाहर नहीं रहेंगे। रिटन में लिखा हुआ नियम कानून होता है और लिखित में लिखा हुआ नहीं होता है, ठीक है। जहां सारे नियम लिखित हो वह लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है। अनरिटन में अनरिटन पोर्शन मोर, रिटन में रिटन पोर्शन मोर, ओके, ठीक है। स्टेट रिलेशन, रिटन मीन्स रेडी, ओके, ठीक है।
ठीक है, चलिए कोई नहीं। कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होगा? देखिए पॉलिटी के अराउंड आपके, मैं जो अप्रोक्सीमेट आप याद रखिएगा, अराउंड इंडियन पॉलिटी आपका जो चलेगा दैट इज 100 आवर्स के आसपास चलेगा, और ये लगभग 4 से 5 महीने का टाइम लगेगा पूरा इंडियन पॉलिटी को कंप्लीट होने में, 4 to 5 मंथ, एंड 100 आवर्स के आसपास आपका इंडियन पॉलिटी चलेगा। ठीक है, और बिल्कुल आप चिंता मत करिए, पॉलिटी में आपको हीरो बनाना मेरा काम है ना। जस्ट अभी आप पढ़ते रहिए, बस नोट्स बनाते रहिए, है ना। आपको खुद कुछ दिनों में आभास होगा, है ना। चलिए खैर, अब हम लोग बात करते हैं रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, अब हम लोग उसे समझते हैं। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, लिखित संविधान में, कई बच्चों ने कहा कि लिखित संविधान जो होगा वो लिखित होगा, अलिखित संविधान जो होगा वो अलिखित होगा। ऐसा नहीं है। लिखित संविधान जो होता है ना वो भी लिखा होता है, और अलिखित संविधान जो होता है वो भी क्या होता है, लिखा होता है, दोनों ही लिखे होते हैं। लेकिन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं ना, तो वहां पर सबसे पहली बात जो है, याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना दैट इज सुप्रीम। जहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर संविधान जो है वो सबसे ऊपर होगा, सबसे ऊपर। और दूसरी बात याद रखिएगा कि यहां पर जैसे क्या है ना कि सरकार ने कई सारे कानून बना दिए, कई सारे कानून बनाए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है एक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है दूसरा, ये तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये चौथा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ये पांचवा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। ऐसे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिए गए हैं, किसको, सरकार के पावर को सीमित करने के लिए। अब रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को एक सिंगल डॉक्यूमेंट में डाल दिया, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया, लिख दिया इन सभी नियमों को। ठीक है, एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, एक मतलब किताब में पूरा नियम जो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उसको एक किताब में, एक बुक में, एक डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दिया कि दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज ऑन विच कॉन्स्टिट्यूशन इज गवर्न्ड, ऑन विच कंट्री और स्टेट इज गवर्न्ड। जैसे मान लीजिए कि अगर आप बात करते हैं अमेरिका की, पूछेंगे अमेरिका को कि अमेरिका अपना संविधान दिखाओ, वो एक क्या करेगा, डॉक्यूमेंट आपको दे देगा, एक बुक सा दे देगा, कहेगा ये हमारा संविधान है। सी, अगर आप पूछेंगे भारत से कि भारत आपका संविधान, तो भारत में भी क्या होगा, संविधान आपको दे दिया जाएगा, ये भारत का संविधान है। लेकिन भाई ब्रिटेन, अब ब्रिटेन से जाकर के कहेगा अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, कहेगा भाई साहब देखिए हमारे पास ये कोई बुक नहीं है, हमारे देश में भी संविधान है, हमारे देश में भी संवैधानिक नियम है, लेकिन वो सब हमने एक डॉक्यूमेंट में प्लेस नहीं किया है, हमारे पास ऐसा हमने कोई किताब में नहीं लिखा है। आपने इसे एक डॉक्यूमेंट में प्लेस करना जरूरी समझा, तो आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका लिखित संविधान, यानी कि आपने क्या किया, इसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में, सिंगल बुक में सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को प्लेस कर दिया। हमारे यहां भी संविधान है, लेकिन हमने जितने भी हमारे यहां भी संवैधानिक कानून हैं, लेकिन इस संवैधानिक कानून को हमने एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस करना जरूरी नहीं समझा। तो आप हमसे संविधान मांगेंगे कि संविधान की किताब दो, तो हमारे पास ऐसा संविधान का किताब नहीं है, हमारे पास डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। आपको बताइए किससे रिलेटेड लॉ के बारे में जानना है, तो उससे रिलेटेड लॉ ये है, उससे रिलेटेड लॉ ये है, अलग अलग डॉक्यूमेंट है, वहां पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, लेकिन उसे एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस करना उन्होंने जरूरी नहीं समझा। मतलब क्या, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होगा, जहां पर जितने भी संवैधानिक नियम होंगे उनको एक सिंगल बुक में, सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दिया गया होगा। लाइक अगर हम अपने संविधान की बात करें, हमारे संविधान में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं उनको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया है। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड प्रोविजन, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड प्रोविजन, डीपीएसपी से रिलेटेड प्रोविजन, यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजन, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रोविजन, सारा एक सिंगल डॉक्यूमेंट में प्लेस कर दिया गया है। इट मींस व्हाट, ये जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि all constitutional law are placed in a single document, यानी सभी संवैधानिक नियमों को सभी संवैधानिक नियमों को
एक दस्तावेज में रखा जाता है, एक दस्तावेज में रखा जाता है। एंड इन दिस टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पर भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जहां पर भी लिखित संविधान होगा, वहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन आपका क्या होगा, सुप्रीम होगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, यानी कि यहां पर क्या होगा, आपका संविधान सर्वोच्च होता है। संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है, संविधान सर्वोच्च होता है, यानी संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं होगा। एवरीथिंग, सबसे ऊपर क्या होगा, संविधान होगा आपका। प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, है ना, प्रावधान, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। अब सवाल उठता है सर कि सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाने वाला देश कौन सा है, किस देश ने सबसे पहले रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, उसके ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। पहले आप इसे लिखिए, फिर चलते हैं इसके आगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, कुछ बात समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। गुड गुड अंजलि, can I move? ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, याद रखेंगे इसी में, अभी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही आपको लिखना है यूएसए यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश है। लिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश है। और यूएसए ने अपना लिखित संविधान कब अपनाया था, ईयर भी याद रखिएगा, ईयर भी आपसे पूछते हैं, इन 1787। इन 1787, यानी यूएसए इज फर्स्ट कंट्री, यूएसए इज फर्स्ट कंट्री टू बिगिन with written constitution, to begin with written constitution। and याद रखिएगा, इंडिया इन भारत का संविधान विश्व का, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। And India's constitution is world's largest written constitution. India's constitution is world's largest written constitution, world's largest written constitution। Okay, is it clear? ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके आगे, है ना। अपनाने वाला, अच्छा पहला देश है, यहाँ पे पहला रह गया है, पहला देश से लिख लीजिएगा, फर्स्ट कंट्री है, ठीक है। हाँ, फर्स्ट कंट्री जिसने कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया वो अमेरिका है ना। इसके पहले किसी भी देश ने संविधान को अपनाया, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अपनाया था, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं अलिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, अब हम लोग उससे देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे अमेरिका है, इंडिया है, यहां पर कैसा है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ना। अब दूसरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। अब अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, कई बच्चे समझते हैं कि यहां पर संविधान लिखा नहीं होता है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिएगा,
अलिखित संविधान, यहां पर क्या होता है, यहां पर भी संवैधानिक कानून है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर नॉट प्लेस्ड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट। ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर नॉट प्लेस्ड, उन्होंने जरूरी ही नहीं समझा इसे, आर नॉट प्लेस्ड इन अ सिंगल डॉक्यूमेंट। यहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, उसे एक किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में नहीं डाला गया, एक किताब में सारे संवैधानिक नियम या संवैधानिक कानून को नहीं रखा है। वहां पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होते हैं जो कि लिखे हुए फॉर्म में होते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहां पर याद रखिएगा, पहले आप इसे लिखो, ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आर नॉट प्लेस्ड इन ए सिंगल डॉक्यूमेंट, यानी सभी संवैधानिक कानून को एक दस्तावेज में नहीं रखा जाता है, एक दस्तावेज में नहीं रखा जाता है। यहां पर याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के साथ साथ ऐसी सरकार में, ऐसे गवर्नमेंट में, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पर कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहां पर कन्वेंशंस का मतलब होता है परंपराएं, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परंपराएं काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं गवर्नमेंट के अंदर, जो कि कहीं पर लिखी गई नहीं है, जो कि कहीं पर रिटन नहीं है ना, ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के फॉर्म में है, ना ही मतलब कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पुराने पहले से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी परंपरा चली आ रही है वर्षों से, वो कहीं पर लिखा हुआ नहीं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं, उसे फॉलो करते आ रहे हैं, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपके घर में कई सारी परंपराएं हैं जिसको कि आप फॉलो करते आ रहे हैं वर्षों से, है ना, आप क्या करते आ रहे होंगे, उसे वर्षों से फॉलो करते आ रहे होंगे। इसी तरह जहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहां पर जो कन्वेंशंस हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कन्वेंशंस जो हैं, परंपराएं जो कि कहीं पर लिखी हुई नहीं है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है यहां पर गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। तो यानी कि इसमें कन्वेंशंस जो हैं, परंपराएं, इनमें परंपराएं शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कन्वेंशंस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन गवर्नेंस, इंपॉर्टेंट रोल इन गवर्नेंस, यानी कि इस कन्वेंशंस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि कहीं पर रिटन नहीं है, वो लिखा हुआ नहीं है, बट वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं कई वर्षों से। यानी कि यहां पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होंगे और कुछ क्या होंगे, कन्वेंशंस होंगे, दोनों के द्वारा क्या हो रहा होगा, सरकार वहां पर चल रही हो, दोनों के द्वारा वहां पर क्या हो रहा होगा, शासन चलाया जा रहा होगा। यानी कुछ चीजें लिखी हुई है इन फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कुछ चीजें संवैधानिक कानून के रूप में लिखी हुई है, और कुछ जो है परंपराएं यहां पर क्या कर रही है, भूमिका निभा रही है शासन के अंदर। दैट्स व्हाई जो ये कन्वेंशंस जो है, ये कन्वेंशंस आपका कहीं पर लिखा हुआ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसे जरूरी नहीं समझा लिखना कहीं पर, है ना, वो अपना चले आ रहे हैं, उनको ऐसी आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो उस कन्वेंशंस को भी कहीं पर लिख लें, ठीक है। और याद रखिएगा विश्व का सबसे पहला देश, और यहां पर याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं होता है, यहां पर ऐसा जहां पर भी आपका अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहां पर क्या होता है, पार्लियामेंट जो होता है सुप्रीम होता है। यानी कि ऐसे देश में संसद जो होता है वो क्या होता है, सर्वोच्च होता है। यानी संसद यहां पर कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को जैसे चाहे वो क्या कर सकता है, बदल सकता है पार्लियामेंट। यानी कि यहां पर पार्लियामेंट जो है वो क्या है, सबसे सर्वोच्च है। अब इसे जस्ट वेट, अभी इंट्रोडक्शन है, अभी हम सिलेबस क्या बताया, पहले आप समझो
अभी तो इसके बारे में बात करेंगे, पूरा सिलेबस बताएंगे आपको, काहे टेंशन ले रहे हैं, एक एक चीज बताएंगे। कल हमारा, अभी कल तक पूरा इंट्रोडक्शन ही चलेगा, एक एक चीज बताएंगे। हैव पेशेंस, पहले आप समझ तो लो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक एक चीज हम लोग देखेंगे, पूरा कल हम पूरा सिलेबस ही आपको डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। कन्वेंशंस का मतलब परंपराएं, जो कि हम मतलब फॉलो कर रहे हैं, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है वो चीज, लेकिन उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आई? इसके बाद की यहां पर जो होता है ना, संसद क्या होता है, सर्वोच्च होता है, याद रखना। पार्लियामेंट क्या होता है, यहां पर सुप्रीम होता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे, जहां पर भी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा वहां पर कौन सर्वोच्च होगा, पार्लियामेंट जो होगा वो सर्वोच्च होगा, संसद जो है वो सर्वोच्च होगा। इसलिए ब्रिटेन की अगर बात करें, ब्रिटेन पहला कंट्री है जिसने कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया। याद रखिएगा, ब्रिटेन अलिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश है। अलिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश है, अलिखित संविधान को अपनाने वाला पहला देश है। और पता है ब्रिटेन ने अपना अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया था? याद रखिएगा, इन 1215 ईस्वी में। और जो इसने अपना संविधान अपनाया था, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, उसे नाम दिया था क्या? मैग्ना कार्टा, है ना। जो ये भी पूछा जाता है कि मैग्ना कार्टा क्या है, तो याद रखिएगा, जो ब्रिटेन ने जो अपना सबसे पहला अलिखित संविधान अपनाया था, उसे नाम दिया था क्या? मैग्ना कार्टा, है ना। इस चीज को भी आप याद रखेंगे। और ब्रिटेन की संसद के बारे में कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद, चूंकि वहां पर क्या है, संसद सर्वोच्च है, पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम है। तो ब्रिटेन के संसद के बारे में ऐसा क्रिटिक कहते हैं, ऐसा जो आलोचक वगैरह वो कहते हैं कि ब्रिटेन की जो संसद है ना, वो एक लड़के को लड़की नहीं बना सकती है और एक लड़की को लड़का नहीं बना सकती है। बाकी ब्रिटेन की संसद कुछ भी कर सकती है, इतनी पावरफुल है ब्रिटिश की पार्लियामेंट। जबकि इंडिया की पार्लियामेंट कुछ कर सकती है? नहीं। इंडिया की पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना सकती है जो हमारे संविधान का उल्लंघन करे? नहीं। अगर बनाएगी, सुप्रीम कोर्ट यहां पर है, ठीक है। आप संविधान के अकॉर्डिंग चलना है आपने, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे देश में सर्वोच्च क्या है, हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है। इसलिए पार्लियामेंट की जो शक्ति है वो भी क्या, लिमिटेड है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा। बात समझ में आ रही? यानी हमारे देश में पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी नहीं कर सकती। क्लियर है पॉइंट? और भारत का संविधान जो है इतना बड़ा, इतना अच्छा संविधान है, इतना बेहतरीन संविधान है कि भारत के संविधान के बारे में कहते हैं लोग कि भारत का जो संविधान है वो वकीलों के लिए स्वर्ग है। पूरे विश्व के जो मतलब एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, उनके लिए भारत के संविधान को क्या, स्वर्ग माना जाता है। लेकिन कई तरह के क्रिटिक कहते हैं कि भारत का संविधान जो वो उधार का थैला है। उधार का थैला इसलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपने संविधान में अलग अलग कंट्री से कई सारी चीजें ली है ना। तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, किसने हमारे संविधान के बारे में क्या कहा, है ना। अलग अलग लोगों ने, मतलब जी ऑस्टिन ने क्या कहा, आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा, है ना, केसी वेयर ने क्या कहा, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही है ना। चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गया, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिटन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आया। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी को अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारा पहले लगभग 7-8-10 दिन के आसपास, अभी मोटा मोटी 8 से 10 दिन तक हमारा क्या चलेगा, सिर्फ बेसिक चलेगा। बेसिक यानी हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक चलता रहेगा बीच में, लेकिन जो पहला जो 8-10 क्लास है ना, वो आपका सिर्फ बेस तैयार होगा अभी, ताकि हम आगे कुछ भी पढ़ें वो चीजें आपके समझ में आता रहे, है ना। तो पहले 8-10 क्लास में हम आपका बेस तैयार करेंगे, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए, अगला एक संविधान होता है जिसे हम कहते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन
अब सवाल उठता है ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान, सॉरी कठोर संविधान। अब बता सकते हैं एक रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है और एक होता है आपका फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग बताओ व्हाट इज, आप लोग क्या समझते हैं कठोर संविधान का मतलब क्या है? संविधान उजागर कब से हुआ? सर मैं आपका सवाल नहीं समझ रहा हूं, उजागर कब से हुआ, क्या पूछना क्या चाह रहे हैं आप? आपकी क्लास टाइम, मेरी क्लास टाइम यही रहेगी 8 से 9। बताइए रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन से आप लोग क्या समझते हैं, कठोर संविधान से? संविधान की उत्पत्ति, सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है 1215 में, है ना? ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? ताकि सरकार की शक्तियों को सीमित किया जा सके, है ना? हाँ, भारत का संविधान कठोर और नर्म दोनों है, ठीक है। जिस संविधान में आसानी से संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। रिजिड अमेंडमेंट इज डिफिकल्ट, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट इजी, ठीक है, ठीक है, गुड गुड गुड। चलिए देखिए, ये जो है ना, अब हम लोग बात करते हैं कठोर संविधान की। कठोर संविधान का मतलब क्या होता है? एक ऐसा संविधान जिसमें अमेंडमेंट करना, जिसके अंदर कोई भी चीज चेंज करना क्या हो, डिफिकल्ट हो, यानी कि मुश्किल। अब यहां पर डिफिकल्ट का मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट का मतलब यह नहीं समझना है कि उसके लिए हमें स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, संसद के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए या जो भी, वो नहीं। यहां पर डिफिकल्ट का मतलब है कि जो अगर संविधान में चेंज करना है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए हमें राज्यों की अनुमति चाहिए होती है। यानी बिना राज्यों की अनुमति के, बिना स्टेट के परमिशन के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड है। यहां पर अमेंडमेंट प्रोसेस जो डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट का मतलब क्या? जब संविधान में संशोधन करने के लिए हमें राज्यों की अनुमति आवश्यक हो, राज्यों के परमिशन के बिना हम क्या नहीं कर सकते, संविधान में संशोधन ना कर सके। दिस इज कॉल्ड रिटन, मतलब रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कठोर संविधान कहेंगे। यानी कठोर संविधान का मतलब क्या? इसमें संशोधन करना, और संशोधन क्या होता है हम लोग अभी समझेंगे। संशोधन करना क्या होता है, मुश्किल होता है, मुश्किल होता है। अमेंडमेंट इज डिफिकल्ट, इसका मतलब क्या? संविधान में संशोधन के लिए, संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। राज्यों की सहमति आवश्यक होती है। कंसेंट ऑफ स्टेट, consent of state is mandatory to amend constitution। यानी कि ऐसे संविधान में आप, अगर कोई संविधान कठोर है, आप राज्यों की सहमति के बिना उसमें क्या नहीं कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। आप राज्यों की सहमति के बिना उसमें क्या नहीं कर सकते, संशोधन नहीं कर सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लिखित, मतलब कैसा है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कठोर संविधान है। और अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है संविधान में अगर संशोधन करना है तो उसके लिए राज्यों की सहमति लेनी पड़ती है। बिना राज्यों की सहमति के संविधान के किसी भी हिस्से में चेंज नहीं किया जा सकता है। एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? व्हेन प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज इजी,
यानी बिना राज्यों की सहमति के आप क्या कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो। राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं, बिना राज्यों की सहमति के आप संविधान में क्या कर लो, संशोधन कर दो, कोई आवश्यकता नहीं राज्यों की सहमति की। उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ये जो संविधान है वो कैसा है, वो फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन बार बार आपके मन में सवाल उठेगा, सर अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है। और रिसेंट का जो पेपर हुआ था 2024 का, यूपीएससी ने पूछा व्हाट इज द अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, संविधान में किसी चीज को ऐड करना, एक कोमा भी अगर आप ऐड कर रहे हैं संविधान में, दैट इज अमेंडमेंट। संविधान में किसी चीज को डिलीट करना, अगर संविधान से किसी चीज को आप हटा रहे हैं तो वो भी क्या है, आपका अमेंडमेंट है। या संविधान के अंदर आप किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से, या किसी स्टेटमेंट को किसी दूसरे स्टेटमेंट से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक, रिप्लेस कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका, वो भी आपका क्या है, याद रखिएगा, अमेंडमेंट है। यानी कि अमेंडमेंट का मतलब क्या हुआ, एडिशन, डिलीट करना, किसी संविधान में किसी चीज को जोड़ना, संविधान से किसी चीज को हटाना, या संविधान में किसी वर्ड को किसी दूसरे वर्ड से या किसी स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से रिप्लेस करना या सब्स्टिट्यूट करना। दिस इज कॉल्ड क्या, दिस इज कॉल्ड अमेंडमेंट। और बात करते हैं दोस्तों, हां कोई भी बदलाव इसमें आसानी से नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले तो सैफ सऊदी अरबिया की बात करते हैं तो वहां पर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वहां के लॉ खतरनाक है, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसलिए तो सरकार वहां की काफी वहां के जो कानून है वो काफी खतरनाक कानून वहां पर बने हुए हैं। बात समझ में आ रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन रहता तो वहां पर सरकार की शक्तियां सीमित रहती, वो वैसे खतरनाक कानून नहीं बना सकती थी। क्लियर है पॉइंट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। व्हाट इज फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं, लचीला संविधान बोलते हैं इसको, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कौन से, लचीला संविधान। लचीला संविधान का मतलब क्या, जिसमें संशोधन करना क्या हो, आसान, जिसमें संशोधन करना क्या हो, आसान हो। अमेंडमेंट इजी, मतलब राज्यों की सहमति के बिना, यहां पर राज्यों की सहमति की याद रखिएगा, संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है। संविधान में संशोधन के लिए, संविधान में संशोधन के लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है, राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है। यानी assent of state या consent of state is not required, consent of state is not required to amend constitution, to amend constitution। यानी बिना राज्यों की सहमति के आप क्या कर सकते हो, संविधान में संशोधन कर सकते हो। और इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है आपका कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक, कैसा है, फ्लैक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। अरे बताएंगे, सब बताएंगे, ठीक है। क्लियर। अब सवाल उठता है, सर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, व्हाट इज नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान लचीला है या भारत का संविधान कठोर है। I will discuss what is nature of Indian Constitution। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, भारत का जो संविधान है ना, उसके कुछ हिस्सों में संशोधन करने के लिए हमें स्टेट के परमिशन की जरूरत है। लाइक हमारे संविधान के अंदर ऐसे प्रावधान, ऐसे प्रोविजन जो केंद्र राज्य संबंधों से रिलेटेड है। भारत के मतलब केंद्र राज्य संबंधों से, सेंटर और स्टेट के रिलेशन से रिलेटेड है। ऐसे प्रोविजन में अगर कोई चेंज करना है उसके लिए हमें राज्यों की सहमति चाहिए। लेकिन हमारे संविधान के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिसको पार्लियामेंट अकेले संशोधन कर सकती है, जिसके लिए राज्यों की सहमति की जरूरत नहीं है।
इसलिए जब भारत के संविधान की बात करते हैं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, याद रखिएगा भारत का संविधान अंशतः कठोर, भारत का संविधान जो है कैसा है, अंशतः कठोर तथा अंशतः लचीला है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए ये सब पॉइंट। अंशतः क्या है, लचीला है। एंड माय क्वेश्चन इज, मेरा अब दो सवाल है आप लोगों से, यानी इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिजिड, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्शियली रिजिड, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज partially rigid and partially flexible, यानी कि भारत के संविधान के कुछ हिस्सों में संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति चाहिए होती है, कुछ राज्यों में संशोधन करने के लिए राज्यों की सहमति नहीं चाहिए होती है। ठीक है, और याद रखेंगे मेरा दो सवाल है, एक तो हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन होता है वो किस आर्टिकल के तहत होता है, ये प्रोसेस हमने किस देश से लिया है, किस कंट्री से हमने अपने देश के अंदर जो संविधान संशोधन का प्रोसेस है वो कहां से लिया है और किस पार्ट में है। ये तीन सवाल आप लोगों से बताना है फटाफट। हाँ जी बताइए कि हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन होता है, हमारे संविधान के अंदर जो संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है वो किस आर्टिकल में है। ठीक है, दूसरा सवाल है किस कंट्री से लिया है। हाँ जी बताइए। वेरी गुड, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं, आर्टिकल 368 में है। बहुत बढ़िया, कहां से लिया है कंट्री, किस कंट्री से ये प्रोसेस लिया हमने संविधान में संशोधन का, याद रखिएगा साउथ अफ्रीका से लिया, और किस भाग में है, याद रखना अंडर पार्ट 20। पार्ट किस में है, पार्ट 20 में। ठीक है, गुड 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 गुड। अब देखिए, आज तो हमने देखा सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, क्या होता है नहीं होता है। कल की जो क्लास है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे पूरा सिलेबस कि व्हाट वी आर गोइंग टू रीड। कल की क्लास में हम लोग पूरा इसका सिलेबस देखेंगे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं संविधान के अंदर, क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं और कहां से कैसे सवाल बनते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। एंड फिर परसों से हमारा जो पहला टॉपिक है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो आप पूछ सकते हो। कल हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़नी है। टाइम चेंज नहीं होगा, टाइम आपका यही रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। फंटूस पहली क्लास है, अभी आपको समझ में आने में थोड़ा समय लगेगा, है ना। दोबारा आप लेक्चर देखिएगा, ठीक है। अभी पहले 10 दिन ना आपको आपका बेस ही बनाया जाएगा, है ना। कुछ भी समझ में नहीं आता एक बार दोबारा देखो, नहीं समझ में आता है कल पूछ लेना हमसे, है ना। मैग्ना कार्टा जो ब्रिटेन ने जो सबसे पहला अपना संविधान बनाया था ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को मैग्ना कार्टा नाम दिया गया था। ठीक है, कभी कभी करवाएंगे क्वेश्चन, डेफिनेटली होगा सुजीत जी, उस आराम से हो जाएगा। कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं सब कवर हो जाएगा इससे, है ना। हाँ बिल्कुल यही आता है आकाश जी। ठीक है, हाँ डीपीपी वगैरह मिलेगा आपको, है ना। ठीक है, बिहार पुलिस के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा, चिंता मत करिए। कोई भी वनडे एग्जाम है सबके लिए ये ठीक रहेगा, आप परेशान मत होइए। कोई भी वनडे एग्जाम देंगे आप सबके लिए बेनिफिशियल है। अभी आप पहले पढ़ो, है ना। 10 दिन 15 दिन पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आएगा कि ये किस किस एग्जाम में हेल्पफुल है। ठीक है अरुण जी, चलिए तो फिर मिलते हैं आपसे हम कल की क्लास में। कल हम लोग डिस्कस करते हैं सिलेबस को, है ना, और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे आगे के सेशन। ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।